Friends, today we discuss next chapter chemistry of noble gases. Firstly, मैं बताना चाहती हूँ कि नोबल गैसेस कौन कौन सी होती हैं. हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन और रेंडन क्या है हमारी नोबल गैसेस हैं. ये ग्रुप 18 से पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 से रिलेट करती हैं और हम इसको एक दूसरे नाम से भी इनको बोलते हैं रेन. इन नोबल गैसेस को RAIN. R स्टैंड्स फॉर रेयर, जो हमें पहले बिल्कुल रेयर थी, मिलती ही नहीं थी, कम दिखने को मिलती थी. A होती है अर्जेंस, AEROGENS. ये होता है अर्जेंस जो होगी ये कहाँ मिलती हैं, एयर में मिलती हैं. I स्टैंड्स फॉर इनर्ट. इनर्ट जो गैसेस होती हैं वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं देती. उसके बाद आती हैं नोबल गैसेस. नोबल गैसेस वो होती हैं जो थोड़ी बहुत रिएक्टिविटी दिखाती हैं, वैसे होती हैं केमिकली इनर्ट ही, और दे ऑलवेज अक्कर इन फ्री स्टेट और इन एटॉमिक स्टेट में भी. इसको रैंडम को छोड़ के सारी की सारी क्या मिल जाएंगी, एटॉमिक स्टेट में मिलती है. रैंडम एक अकेली क्या है, रेडियो एक्टिव इन नेचर. फिर आती है पोजीशन. नोबल गैस की पोजीशंस इन पीरियोडिक टेबल. फर्स्टली जो नोबल गैस थी उसको हम बोलते थे ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट. पहले मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल 1869 में अरेंज किया था, बनाया था. तो उसमें गैसेस के बारे में कुछ भी नहीं बताया था उस टाइम पे, ना इनको कोई स्पेस दिया, उस पीरियोडिक टेबल में जगह दी गई थी कि भाई यहाँ पे गैसेस होंगी. ठीक है. फिर उसके बाद इनको गैसेस को पोजीशन असाइन करने लग गए इसकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, जो कि ये केमिकली इनर्ट थी, तो कोई रिएक्टिविटी नहीं थी, इनकी ज़ीरो वैलेंसी थी. तो इसको क्या रखा गया, ज़ीरो ग्रुप कह दिया कि ये ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट है. क्यों? क्योंकि इनकी ज़ीरो वैलेंसीज है, तो इनको ज़ीरो में रखेंगे. उसके बाद नोबल गैसेस की डिस्कवरी करने लगे. जैसे जैसे डिस्कवरी करने लगे, अकॉर्डिंग इनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी थी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या कर दिए, लेफ़्ट साइड कर दिए थे, इलेक्ट्रोनेगेटिव राइट हैंड साइड कर दिए थे. फिर कहा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों के बीच में इनको रखेंगे. फिर आया मोज़ेली. उसने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासीफाई करके और क्या किया, रखना, पीरियोडिक टेबल बनाई. और उसने कंक्लूज़न निकाला कि इसको हम ग्रुप 18 में डालेंगे, जो कि हैलोजेंस के बाद में आता है राइट हैंड साइड में पीरियोडिक टेबल के. फिर डिस्कवरी करनी शुरू की नोबल गैसेस की. नोबल गैसेस हीलियम थी, वो ग्रीक नेम था हेलिस. HELIOS उससे लिया गया था. ग्रीक में हेलिस किसको बोलते हैं, सन को. ये हमें सन से मिली थी, उसके स्पेक्ट्रम में मिली थी. इन फर्स्ट ये डिस्कवर की गई 1868 में, जब मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल दिया ना, तभी इसको 68 में हीलियम बनाई थी, 69 में आया था पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ का. फिर आई आर्गन. आर्गन ली थी, डेंसिटी देख रहे थे नाइट्रोजन की, रेलिन उसने निकाली थी कि भाई आर्गन नाम की भी है एक सिमिलर सी ऐसी प्रॉपर्टी. एक नियोन, क्रिप्टन, ये सारी की सारी. नियोन जो है ये ग्रीक नाम से ली गई है. नियोन का मतलब होता है द न्यू वन, क्रिप्टन होती है हिडन वन, और जीनोन होती है द स्ट्रेंजर, कोई भी स्ट्रेंज. उसके बाद आती है इसकी जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ नोबल गैसेस. जनरल करैक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट आती है एग्जिस्टेंस. जितनी भी नोबल गैसेस हैं आपकी, ऑल नोबल गैसेस जितनी भी होंगी वो क्या होंगी, मोनो एटॉमिक इन नेचर, कलरलेस होती हैं, ऑर्डरलेस होती हैं. किस लिए होती हैं, क्यों? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये किसी के साथ कोई कंबाइन करने की इनकी कोई इच्छा नहीं है. तो स्टेबल है इनकी कॉन्फ़िगरेशन,
और इनकी जो CpCv वैल्यू है 1.66 होती है मोनो एटॉमिक गैस की। मोलर हीट Cp वो होती है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड, और जो Cv होती है वो कांस्टेंट हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसका जो रेशो होता है 1.66 के इक्वल होता है मोनो एटॉमिक गैसेस का। और ये गैसेस क्या होती है, कलरलेस भी होती हैं और ऑर्डरलेस भी होती है। फिर नेक्स्ट आती है एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2, और जितनी भी गैसेस होंगी सबकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है ns1 np6 चलती रहेगी। ns1 और np6 होगी इनकी कॉन्फ़िगरेशन। और गैसेस की इनर्ट नेचर है और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। सिर्फ एक हीलियम है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2, एक ही शेल में s तक ही होते हैं, और सारी गैसेस में np6 होगा, p सब शेल ऐड हो जाती है। फिर आती है एटॉमिक रेडियाई। जो आपकी इसकी एटॉमिक रेडियाई है वो क्या है, नोबल गैसेस की एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, इसके अंदर वैंडरवाल रेडियाई होती है। जो एटॉमिक रेडियाई है वो किसके कोरस्पोंड चलती है, वैंडरवाल की कोरस्पोंड चलती है। वैंडरवाल फोर्सेस होती है ना, जिनमें कोई भी पोलर नहीं होते, उनमें कौन सी गैसेस होती है, वैंडरवाल फोर्सेस होती है। वैंडरवाल फोर्सेस होती हैं तो उसके अंदर क्या होगी, वैंडरवाल रेडियाई होती है। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं तो वैंडरवाल रेडियाइस कैसे होती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है। और इंक्रीज़ क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक शेल क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज़ हो रही है। आयनाइजेशन एनर्जी, नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, वेरी हाई होगी, क्योंकि इन ये अपने आप में क्या है, इनर्ट है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में है। तो ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को नहीं निकलने देंगे, बट इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। स्टेबली फिल्ड नोबल गैसेस होती है। आयनाइजेशन एनर्जी जैसे जैसे डिक्रीज़ होगी विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होती जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती जाएगी। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है इनकी, ऑलमोस्ट हम ज़ीरो लेके चलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी टेंडेंसी नहीं है कोई भी एडिशनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एक्सेप्ट करना, बट इसके अंदर कोई टेंडेंसी नहीं है एक्सेप्ट करने की। ये नियरली इसकी क्या होती है, ज़ीरो के इक्वल होती है। फिर आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट गैसेस का क्या होगा, लो होता है इन कंपैरिजन टू अदर सब्सटेंसेस के मुकाबले। इनका क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्यों, क्योंकि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है, वैंडरवाल फोर्सेस हैं बस, जो प्रेजेंट है इन एटम ऑफ नोबल गैसेस इन लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट। द वैंडरवाल फोर्सेस इंक्रीजेज, जितनी इंक्रीज होंगी विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद है ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। जो नोबल गैसेस हैं वो इजीली लिक्विफाइड नहीं हो पाती। क्यों, दिस इज़ द फैक्ट, ओनली वैंडरवाल फोर्सेस क्या करती हैं, इनको होल्ड करके रखती हैं। और लो वैल्यू ऑफ वेपराइजेशन ऑफ हीट, इससे क्या हो जाता है, क्लियर है कि इनकी वेपराइजेशन भी क्या होगी, कम होगी। ड्यू टू इंक्रीज एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा, एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा तो क्या हो जाएगी, वैंडरवाल फोर्सेस भी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज़ हो जाएंगी। और लिक्विफिकेशन, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन इंक्रीजेज, जैसे जैसे हीलियम टू रैंडम जाएंगे तो क्या होगी, लिक्विफिकेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ होती जाती है। सोल्यूबिलिटी इन वाटर, वाटर में नोबल गैसेस क्या है, स्लाइटली सोल्यूबल होती हैं, और इन सोल्यूबिलिटी इंक्रीज़ होगी हीलियम टू रेडन। और उसके बाद है जर्नल, इसकी कैसी केमिकल करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो जर्नली ये क्या क्या करती हैं, नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। पहले क्या है, NS2 NP6,
तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। ये सारी बातें। फिर आती है केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस, कि इनकी केमिस्ट्री क्या होती है। पहले तो जो नोबल गैसेस थी वो किसी के साथ कंपाउंड बनाती ही नहीं थी। जैसे जैसे टाइम जाता गया सब एक्सपेरिमेंट करते रहे इनके ऊपर, तो धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते रहे तो जो निकली फिर कंपाउंड्स बने। कौन कौन से, जीनोन, फ्लोराइड और ऑक्सीजन के बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स बने। जीनोन ने बनाए अपने ऑक्सी फ्लोराइड इस तरह से। फर्स्टली ऑक्सीजन का कंपाउंड बना, ऑक्सीजन ने कंपाउंड बनाया तो फिर जीनोन का कंपाउंड बनाना शुरू किया। क्या हुआ, द एटम हैव स्टेबल कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक शेल थी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी थी और जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी। इस कारण ये क्या नहीं, अपने कंपाउंड्स नहीं बना पा रहे थे। जैसे जैसे टेंडेंसी टू गेन शेयर और ये करा, फिर है ना एक ऑक्सीजन लिया। ऑक्सीजन के साथ सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया बार्टलेट ने। उसने क्या किया, प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ उसको रिएक्ट करवाया। और प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड क्या था, एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था जो कंबाइन कर गया ऑक्सीजन के साथ, मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ क्या बन कर गया, कंबाइन कर गया और एक आयनिक कंपाउंड बनाया, डाई ऑक्सीजनाइल हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट, O2 पॉजिटिव और PTF6 नेगेटिव। ये क्या बना दिया इसने, डाई ऑक्सीजनाइल हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट। ऑक्सीडेशन थी इसकी प्लेटिनियम की 5 इसमें। फिर उसके बाद आया, ये करने के बाद ऑक्सीजन, और फिर इन्होंने लिया जीनोन। जीनोन क्यों लिया, ऑक्सीजन और जीनोन की है ना आयनाइजेशन एनर्जी कंपेरेबल थी। जैसे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जीनोन 1170 थी तो ऑक्सीजन की 75 थी, तो इसलिए इन्होंने क्या लेके चले, जीनोन लेके चले कि भाई जीनोन है ना ऑक्सीजन जैसा ही है, ऑक्सीजन ने बनाया तो ये भी बनाएगा। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सेम थी। और जो डायामीटर था ऑक्सीजन का, ओ इसके मॉलिक्यूल का, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का जो डायामीटर था वो जीनोन का क्या थी, रेडियस थी, एटॉमिक रेडियस। इसकी एटॉमिक रेडियस और इसका क्या, डायामीटर नियरली क्या थे, सेम थे, 4 एंगस्ट्रॉम। तो इन्होंने क्या लिया, इसलिए भी क्या लिया, जीनोन लिया। जीनोन पे एक्सपेरिमेंट किया, यही लिया हेक्साफ्लोराइड, प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड लिया इन गैस फेज और जीनोन के साथ क्या करवा दिया, रिएक्शन करवा दी। जीनोन के साथ रिएक्शन करवाते ही इसने रिएक्ट करके और वही बना दिया, एक आयनिक कंपाउंड बना दिया। और इसको फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नोबल गैस डिक्लेयर किया गया कि ये पहला कंपाउंड बना है, और ये ऑरेंज येलो कलर का बना था फर्स्ट कंपाउंड। फिर है इस धीरे धीरे बहुत सारे कंपाउंड बनाए जीनोन ने, जीनोन डाईफ्लोराइड, जीनोन टेट्राफ्लोराइड, जीनोन ऑक्सी डाईफ्लोराइड, जीनोन हेक्साफ्लोराइड, जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, जीनोन डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड, जीनोन ऑक्टाऑक्साइड, जीनोन ऑक्टाफ्लोराइड और जीनोन टेट्राऑक्साइड। यानी जीनोन ने ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ बहुत सारे कंपाउंड बनाए। धीरे धीरे पहले क्या हुआ, टेट्राफ्लोराइड बना, फिर क्या बनाया, डाईफ्लोराइड बनाया। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे इन्होंने जीनोन को क्या कर दिया, आयनिक कंपाउंड के लिए ये आयनिक कंपाउंड बनाता और जीनोन के इलेक्ट्रॉन रिमूव हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आया नोबल गैसेस की, पूछते हैं कि भाई डिस्कवरी लेट क्यों हुई थी, लेट डिस्कवरी ऑफ
नोबल गैसेस। क्यों हुई? क्योंकि इनकी स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन थी, कोई रिएक्टिविटी नहीं दिखाते थे किसी के साथ, 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, सारे सब ने इनको ज़ीरो ग्रुप में डाल दिया था। फिर कैसे कैसे डिस्कवरी करने लगे, फिर किसी के दिमाग में आया कि ये तो नहीं कि भाई 8 ही ऑक्टेट होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन के लास्ट ऑक्टेट में होते हैं, तो ये PF5, SF6 और IF7 ये थोड़ी इलेक्ट्रॉन्स वो बनाते, बट SF6, IF7 इनके अंदर है ना 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है इनके वैलेंस शेल में, तो ये भी तो हैं जो एग्जिट करते हैं, होने 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए पर इनके अंदर क्या है, ज़्यादा है, और इनके अंदर एनी टेंडेंसी टू, तो फिर उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। तो इस कारण साइंटिस्ट के दिमाग में आई ये सारी बातें, तब उन्होंने इनके ऊपर क्या करने शुरू किए, एक्सपेरिमेंट शुरू किए। और क्या क्या थी, क्यों लेट डिस्कवरी की? एक तो लैक ऑफ फ्लोरीन गुड क्वांटिटी में नहीं मिलती थी, नॉन अवेलेबिलिटी थी फ्लोरीन रेजिस्टेंस ग्रीसेस की, उसके बाद इनर्ट, ये नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इनर्ट मटेरियल, मतलब कि फ्लोरीन गैस को किस तरह से हैंडल किया जाए, इस तरह का मटेरियल भी कोई नहीं था, और लार्ज क्वांटिटी ऑफ नोबल गैसेस भी प्रेजेंट नहीं थी। हाँ, फिर उसके बाद जब आया उसने ज़ीनोन ने क्या बनाया, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही कंपाउंड्स बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि जो आपका था ज़ीनोन था, उसने देखा ज़ीनोन ने सम एक्सटेंट तक उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी, कंपेरेबल थी किसके, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बराबर थी। उसी पे एक्सपेरिमेंट चले, मैक्सिमम टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज़ीनोन के पास थी, और लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाए। उसके बाद ज़ीनोन के बाद क्रिप्टन ने कुछ कंपाउंड्स बनाए, अदरवाइज जो नियोन, आर्गन और हीलियम थी उनकी आयनाइजेशन क्या थी, ज़्यादा थी, ऊपर थे ये, इसलिए इनको क्या है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी थी, तो इनको ज़्यादा तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी, इसलिए इन्होंने कम बनाए फर्स्ट नियोन ने। फिर उसके बाद किसने दिखाए, क्रिप्टन ने थोड़े बहुत बनाए, और जो ज़ीनोन था उसने फ्लोराइड, ऑक्सी फ्लोराइड और ऑक्साइड बनाए। ज़ीनोन डायरेक्टली कंबाइन कर सकता था फ्लोरीन के साथ, फ्लोराइड्स भी मैक्सिमम अमाउंट में बनाए। फिर आते हैं कंपाउंड ऑफ ज़ीनोन, कौन कौन से कंपाउंड है ज़ीनोन के, लार्ज अमाउंट फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही बनाए हैं, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे, ज़ीनोन फ्लोराइड, ज़ीनोन ऑक्साइड, ज़ीनोन ऑक्सी फ्लोराइड। फर्स्ट हम पढ़ते हैं अब ज़ीनोन डाईफ्लोराइड। इन कंपाउंड्स की बेटा रिएक्टिविटी भी आती है, और इनका स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं, ज़्यादातर इनका क्या पूछते हैं, स्ट्रक्चर पूछते हैं। 2 पार्ट्स में देंगे, स्ट्रक्चर भी पूछ लेते हैं, 100% आएगा। एक का स्ट्रक्चर की भाई इनमें से ना 2 का स्ट्रक्चर बनाओ कि किस तरह से आपको पूरा बना के दिखाना है कि ये किस तरह का क्या दिखाएगा, इनकी क्या शेप होती है और क्या स्ट्रक्चर होता है, पूरी शेप डिस्कस करनी है, लीनियर है, किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन देगा, sp3 देगा। हाँ, और ये जो प्रिपरेशन भी आ सकती हैं जो इम्पोर्टेंट होगी वो लास्ट में मैं बता दूंगी कौन कौन सी इसमें इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है ज़ीनोन डाईफ्लोराइड, हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं डाईफ्लोराइड को। इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हीटिंग करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ज़ीनोन प्लस F2, तो क्या होगा, ज़ीनोन डाईफ्लोराइड। एक्सेस ऑफ ज़ीनोन हम इसलिए लेते हैं कि ताकि डाईफ्लोराइड की जगह टेट्राफ्लोराइड ना बन जाए। इट आर आल्सो प्रिपेयर्ड बाय सब्जेक्टिंग ए मिक्सचर ऑफ ज़ीनोन एंड फ्लोराइड टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मिलेंगे। इसका रेशो लेते हैं इसमें 2:1। फिर उसके बाद इट आल्सो प्रिपेयर्ड बाय द फोटोकेमिकल कम्बिनेशन से भी हम इसको बना सकते हैं ज़ीनोन प्लस डाईफ्लोराइड से। उसके बाद क्या होगा, इट कैन आल्सो बी प्रिपेयर क्वांटिटिवली द फ्लोरिनेशन ऑफ ज़ीनोन।